लास्ट क्लास में हम लोगों ने मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 13.4 प्रोबेबिलिटी जो कि आपकी चल रही थी उसका इंट्रोडक्शन भी कंप्लीट कर लिया था और एक्सरसाइज 13.4 का एक क्वेश्चन भी हमने लगा लिया था। आप सभी बच्चों को याद होगा। इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ ये पता लगाना था कि क्वेश्चन फर्स्ट था, उसमें 4 पार्ट्स थे और हमको ये पता लगाना था कि जो प्रायिकता बंटन चारों भागों में उन्होंने दिए हैं उनमें से कौन सा प्रायिकता बंटन संभव है और कौन सा प्रायिकता बंटन संभव नहीं है। तो ये हम लोग कर चुके थे। ओके, आज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 13.4। लेट मी राइट हियर एक्सरसाइज 13.4 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे इसको। क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक कलश में 5 लाल और 2 काली गेंदें हैं। हमारे पास एक कलश है, अर्ण, 5 लाल और 2 काली गेंदें हैं, उसमें 5 रेड बॉल्स हैं और 2 ब्लैक बॉल्स हैं। तो 5 लाल और 2 काली गेंदें हैं। 2 गेंद यादृच्छया निकाली गई। हमने इस अर्ण में से 2 गेंदें रैंडमली निकाली। मान लीजिए x काली गेंदों की संख्या को व्यक्त करता है। देखिए यहां पर यादृच्छिक चर दिया इन्होंने। यादृच्छिक चर के बारे में जो जानकारी इन्होंने दी है वो ये बताया हुआ है कि x काली गेंदों की संख्या को व्यक्त करता है। काली गेंदों की संख्या को, देखिए उन्होंने बॉक्स में से 2 गेंदें निकाली हैं, तो 2 गेंदों को निकालने में काली गेंदों की संख्या, मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा लिख देता हूं, 2 गेंदों को निकालने में 2 गेंदों को निकालने में काली गेंदों की संख्या, काली गेंदों की संख्या। देखिए रैंडम वेरिएबल क्लियर कर दिया कि बुक ने कि 2 गेंदें निकालते हैं और उसको निकालने में जो काली गेंदों की संख्या आएगी, 1 काली गेंद आती है कि 2 काली गेंद आएंगी, ऐसा ये रैंडम वेरिएबल में हम लिखेंगे। उन्होंने बोला x के संभावित मान क्या है, क्या x यादृच्छिक चर है। तो सबसे पहले हम x के संभावित मान ज्ञात करेंगे। व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ रैंडम वेरिएबल। x के संभावित मान। बेटा आप ध्यान से देखें, ये एक कलश है, एक अर्ण है हमारे पास जिसमें 5 लाल और 2 काली गेंदें हैं। इनमें इस कलश में से हमने रैंडमली बिना उसके रिजल्ट की परवाह किए हमने 2 गेंदें वहां से निकाली। अब उन 2 गेंदों को निकालने में काली गेंदों की जो संख्या होगी कि काली गेंद 1 आई, 2 आई, कितनी आई, ये संख्या ही मुझे x के संभावित मान देगी। तो अगर बेटा आपने इसमें से 2 गेंदें निकाली हैं तो हो सकता है कि एक भी काली गेंद ना निकली हो सकता है दोनों की दोनों रेड बॉल्स आ गई हो। अगर दोनों की दोनों रेड बॉल्स आ गई होंगी तो काली गेंदें कितनी, 0। ऐसा भी हो सकता है कि जो 2 गेंदें आपने कलश में से निकाली उनमें से एक काली गेंद निकल आई हो, एक काली एक लाल आ गई होगी। ओके, ऐसा भी हो सकता है कि जो कलश में से आपने 2 गेंदें निकाली हैं उनमें से दोनों की दोनों गेंदें काली आ गई हों, दोनों की दोनों गेंदें ब्लैक कलर की आ गई हों। तो ये है x के संभावित मान, यादृच्छिक चर की पॉसिबल वैल्यूज। जो 2 गेंदें आपने निकाली उसमें हो सकता है कि एक भी काली गेंद ना निकले, इसका मतलब 0। हो सकता है एक काली गेंद निकले, 1। हो सकता है दोनों की दोनों काली गेंदें निकल आए तो 2 यहां पर हो जाएगा। इस तरह से यादृच्छिक चर के ये संभावित मान निकल करके आ गए। अब उन्होंने पूछा क्या x यादृच्छिक चर है। तो बेटा बेशक x यादृच्छिक चर है। क्यों? क्योंकि यादृच्छिक चर के बारे में आपको डिफाइन किया गया था कि
यादृच्छिक चर जो होते हैं, अगर वो हमारा जो भी यादृच्छिक प्रयोग है उसके प्रतिदर्श समष्टि के ही अवयव होते हैं, उसके सैंपल स्पेस के ही एलिमेंट होते हैं। अब 0 ब्लैक बॉल्स का निकलना, 1 ब्लैक बॉल्स का बॉल का निकलना, 2 ब्लैक बॉल्स का निकलना, ये तो हमारे इसी कलश में जो बॉल्स हैं उस रैंडम एक्सपेरिमेंट के ही सैंपल स्पेस के अवयव हैं, इससे बाहर तो नहीं है। आपसे ग्रीन बॉल का तो नहीं कहा गया, क्योंकि अगर ग्रीन बॉल का कहा जाता तो बेटा ग्रीन बॉल यहां मौजूद नहीं है। फिर उस समय हमारा जो रैंडम वेरिएबल होता वो हमारे यादृच्छिक प्रयोग के प्रतिदर्श समष्टि पर परिभाषित नहीं होता। देखिए मैंने क्या बोला, अगर यहां बोल देते कि 2 गेंदों को निकालने में हरी गेंद की संख्या, तो आप क्या समझे, क्योंकि हरी गेंद हमारे कलश में है ही नहीं, और अगर हरी गेंद की संख्या कह दिया जाता तो हम ये कह सकते थे कि जो यादृच्छिक चर है वो यादृच्छिक प्रयोग के प्रतिदर्श समष्टि में परिभाषित ही नहीं है, क्योंकि हरी गेंद हमारे यादृच्छिक इसमें सैंपल स्पेस में है ही नहीं, तो परिभाषित नहीं होता सैंपल स्पेस में। उस समय हम बोलते कि यादृच्छिक चर जो है वो जो x है वो यादृच्छिक चर नहीं है, पर हम यहां पर कह सकते हैं, नोट कर देता हूं मैं, उसका रीजन बता देता हूं। लिखेंगे क्योंकि x काली गेंदों का जिक्र किया गया है और काली गेंदें हमारे बॉक्स में हैं, तो क्योंकि x यादृच्छिक प्रयोग के प्रतिदर्श समष्टि, क्योंकि x यादृच्छिक प्रयोग के प्रतिदर्श समष्टि S पर परिभाषित है, S पर परिभाषित है, इसलिए x एक यादृच्छिक चर है, x एक यादृच्छिक चर है। तो ये आपको याद रखना है। जैसे कि मैंने बोला, अगर इसी में बोल देते कि 5 लाल और 2 काली गेंदें हैं, लेकिन आप 2 गेंदों को निकालने में नीली गेंदों की संख्या का, नीली ब्लू बॉल्स, तो ब्लू बॉल्स तो हमारे इसमें नहीं होंगी अर्न में, इसका मतलब यह हुआ कि उस समय जो x होगा वो यादृच्छिक प्रयोग के प्रतिदर्श समष्टि पर परिभाषित नहीं होता, क्योंकि ब्लू बॉल्स तो हमारे पास है ही नहीं। तो ऐसी सिचुएशन पे x यादृच्छिक चर ना होता, लेकिन क्योंकि 2 गेंदों को निकालने में काली गेंदों की बात की है और काली गेंदें हमारे अर्न में हैं, इसलिए x यादृच्छिक प्रयोग के प्रतिदर्श समष्टि पर परिभाषित है, अतः x एक यादृच्छिक चर है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमने किया, 2 के दोनों जवाब एक यादृच्छिक चर के संभावित मान पूछे गए थे, वो भी हमने किया, और यादृच्छिक चर, क्या x यादृच्छिक चर है, तो आंसर है हाँ, x एक यादृच्छिक चर है। हम यहां पर लिख सकते हैं, नोट में सबसे पहले आप नोट कर सकते हैं कि हाँ x एक यादृच्छिक चर है, क्योंकि उसके बाद आप इसे लगा सकते हैं, तो यहां के बाद आप इसे लगा लीजिएगा, तो आंसर रहेगा हाँ x एक यादृच्छिक चर है, क्योंकि x यादृच्छिक प्रयोग के प्रतिदर्श समष्टि S पर परिभाषित है, अतः x एक यादृच्छिक चर है। आप ऐसे लिख सकते हैं। अब क्योंकि आप लिख चुके हैं एक बार तो मत लिखिए इसको, अब आपका सेंटेंस पूरा बन जाएगा। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं। मान लीजिए x चितों की संख्या और पटों की संख्या में अंतर को व्यक्त करता है। देखिए इस बार x के बारे में हमको क्या जानकारी दी गई, x के बारे में हमको जानकारी दी गई कि x चितों की संख्या और पटों की संख्या में अंतर को व्यक्त करता है। अच्छा आगे पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। जब एक सिक्के को 6 बार उछाला जाता है, x के संभावित मूल्य क्या होंगे। देखिए हमारे पास एक सिक्का है, एक क्वाइन है जिसमें एक हेड और एक टेल होता है, और उस सिक्के को हमने 6 बार उछाला है। अब जब 6 बार हमने उछाला है तो उसमें x के बारे में बताया कि चितों की संख्या और पटों की संख्या के अंतर को व्यक्त करता है। x किसको व्यक्त करता है,
एक सिक्के को 6 बार उछालने पर, एक सिक्के को एक सिक्के को 6 बार उछालने पर चितों की संख्या व पटों की संख्या का अंतर। ये x के बारे में जानकारी है कि एक सिक्के को आप 6 बार उछालिए, उसमें हर बार जितने चित और जितने पट आए उनका अंतर ले लीजिए आप, यानी कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या को माइनस कर दीजिए आप, तो वो x होगा। ऐसी सिचुएशन पे उन्होंने सवाल पूछा कि x के संभावित मूल्य क्या हैं, यानी कि x की पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी। अब थोड़ा सा देखें बेटा, आप जब एक सिक्के को 6 बार उछालेंगे तो उसमें कई सारी सिचुएशंस हो सकती हैं, कई सारी स्थितियां हो सकती हैं। हल करते हैं हम यहां पे। एक सिक्के को 6 बार उछालने पर निम्न स्थितियां संभव हैं या निम्न स्थितियां हो सकती हैं। निम्न स्थितियां हो सकती हैं। क्या स्थितियां हो सकती हैं बेटा? हो सकता है जब आपने एक सिक्के को 6 बार उछाला तो उसमें 6 हेड आ जाएं और 0 टेल आ जाएं। हो सकता है कि एक सिक्का लिया, आपने उसको 6 टाइम्स टॉस किया, तो ऐसी सिचुएशन पे हो सकता है 6 के 6 बार हेड आ जाए, एक भी बार टेल ना आए, पॉसिबल है। या ऐसा भी हो सकता है कि 5 टाइम्स हेड आ जाए और 1 टाइम्स टेल आ जाए। या ऐसा भी हो सकता है 4 टाइम्स हेड आ जाए और 2 टाइम्स टेल आ जाए। 4 टाइम्स हेड 2 टाइम्स टेल 6 टाइम्स हो गया। या ये भी हो सकता है 3 टाइम्स हेड आ जाए और 3 टाइम्स टेल आ जाए। या तो ये भी हो सकता है 2 टाइम्स हेड आ जाए और 4 टाइम्स टेल आ जाए। या ऐसा भी हो सकता है 1 टाइम हेड एंड 5 टाइम्स टेल आ जाए, ये भी पॉसिबल है। या तो ये भी हो सकता है 0 टाइम हेड एंड 6 टाइम्स टेल आ जाए, ऐसा भी पॉसिबल है। अब इससे ज्यादा तो कंडीशन से संभव नहीं हो सकती हैं कि 6 बार हेड आ जाए, एक बार भी टेल ना आए, 5 बार हेड आ जाए, एक बार टेल आए, 4 बार हेड 2 बार टेल, 3 बार हेड 3 बार टेल। आप देखें हर बार सिक्का 6 बार ही टॉस हो रहा है। तो इतनी सारी स्थितियां संभव हो सकती हैं, लेकिन हमें तो एक्स के संभव मानों के लिए हेड और टेल के अंतर लिखने हैं, उनके डिफरेंसेस यूज करने हैं। अतः इन सभी स्थितियों को देखते हुए एक्स के संभावित मान, इन सभी स्थितियों को हमने ध्यान से देखा और अब हम एक्स के संभावित मान बता सकते हैं। आप देखें, पहली स्थिति को देखें, एक्स क्या है? 6 बार उछालने पर चितों की संख्या व पटों की संख्या का अंतर है। यहां कितने चित? 6। कितने पट? 0। तो 6 और 0 का डिफरेंस करेंगे तो बेटा आपको क्या मिलेगा? 6 मिल जाएगा। सेकेंड कंडीशन, 5 हेड्स 1 टेल, इन दोनों का डिफरेंस करेंगे आपको 4 मिल जाएगा। 4 हेड्स 2 टेल्स, इन दोनों का डिफरेंस करेंगे यू विल गेट 2। 3 हेड्स 3 टेल्स, इन दोनों का अंतर करिए तो 3 में 3 माइनस करेंगे आपको 0 मिल जाएगा। 2 हेड्स 4 टेल्स, इन दोनों का डिफरेंस करेंगे 2 आएगा और 2 डिफरेंस हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। 1 हेड 5 टेल्स, दोनों का डिफरेंस किया 4 आया, 4 भी हम ऑलरेडी लिख चुके हैं यहां पे। 0 हेड 6 टेल्स, इन दोनों का डिफरेंस करिए 6 आएगा और 6 भी आप ऑलरेडी लिख सकते हैं। सो दीज आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स
ये x के संभावित मान रहे। और ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। उन्होंने इस क्वेश्चन में बस इतना ही पूछा था कि x के संभावित मूल्य क्या है, तो मैंने x के संभावित मूल्य बता दिए। आप मान लिखिए, मान की जगह पर आप मूल्य लिख लीजिए, एक ही बात है, कुछ अलग नहीं है उस पे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 को क्या उसमें पूछा जा रहा है और कैसे आप सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ नंबर क्वेश्चन लिखा है निम्नलिखित के प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए। देखिए बेटा, इस क्वेश्चन नंबर 4 पे आपसे प्रायिकता बंटन ज्ञात करने के लिए बोला गया है। प्रायिकता बंटन मींस वो टेबल बनाने के लिए बोला गया है, वो सारणी बनाने के लिए बोला गया है, जिसमें यादृच्छिक चर के साथ साथ आप उनके संगत प्रायिकताएं भी यूज करते थे, वो आपसे करने के लिए कहा गया है। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन में फर्स्ट एंड सेकेंड दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में पढ़ता हूं, लिखा हुआ है एक सिक्के की दो उछालों में चितों की संख्या का, एक सिक्के की दो उछालों में चितों की संख्या का प्रायिकता बंटन आपको बनाना है। मतलब एक सिक्का है, उसको हमने 2 बार टॉस किया है, उसमें जो चितों की संख्या मिलेगी उसका मुझे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तैयार करना है, उसकी मुझे वो टेबल तैयार करनी है। तो मैं स्टार्ट करता हूं। फिर सबसे पहले यहां पर मैं माना यादृच्छिक चर, माना जो यादृच्छिक चर है जिसका हमें प्रायिकता बंटन चाहिए वही यादृच्छिक चर है। तो किसका चाहिए? एक सिक्के की दो उछालों में चितों की संख्या। तो यादृच्छिक चर जो x होगा वो क्या है? एक सिक्के की दो उछालों में, एक सिक्के की दो उछालों में चितों की संख्या, चितों की संख्या, ये x है। अतः x के संभावित मान, x की पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी हम इसको देख लेते हैं। तो x के संभावित मान क्या होंगे बेटा? ध्यान से फिर से देखिए, एक सिक्का है, 2 बार उछाला गया है उसको, तो उसमें चितों की संख्या का कि कितने चित आ सकते हैं, कितने पॉसिबल है चितों का आना, हेड्स का आना। तो आप देखिए कि एक सिक्के, अगर एक सिक्के को 2 बार उछालते हैं तो बेटा ऐसा पॉसिबल है, हो सकता है कि 2 बार उछालने पर एक बार भी हेड ना आए, दोनों बार पट आ जाए, ऐसा पॉसिबल है। एक बार भी हेड ना आए, इसका मतलब 0 बार हेड आए। ऐसा भी हो सकता है कि 2 बार उछालने में एक बार हेड आ जाए। ऐसा भी हो सकता है कि 2 बार उछालने में दोनों बार हेड आ जाए। लेकिन अब इससे आगे कि 2 बार उछालने में 3 बार हेड पॉसिबल नहीं है कि सिक्का आप 2 बार उछालो हेड 3 बार आ जाए, ऐसा तो संभव नहीं है। तो हमारे संभावित मान यादृच्छिक चर के क्या बने? 0, 1, 2। These are the possible values of random variable x. And now I have to find out the probabilities corresponding to these values of random variable. तो मैं probability find करना चाहता हूं when x is equal to 0। जब x की वैल्यू 0 है उस समय मैं प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहता हूं। तो देखिए कैसे फाइंड करूंगा। आपने सिक्के को 2 बार उछाला है और पहली बार एक बार भी हेड नहीं आया। बेटा मैं एक चीज सबसे पहले बता दूं कि सिक्के पर एक हेड अगर आता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सिक्के पर एक चित आने की प्रायिकता, एक चित आने की प्रायिकता, आप सभी बच्चे जानते हैं एक चित आने की प्रायिकता होती है 1/2। इसे मैं P मान लेता हूं। अच्छा, सिक्के पर एक चित ना आने की प्रायिकता क्या होगी?
तो बेटा आने की प्रायिकता 1/2, तो चित ना आने की प्रायिकता 1 में से 1/2 माइनस कर लीजिए और आप फिर से पाएंगे कि ये भी 1/2 है। ये भी हमने माना क्या, या आपने क्यों मान लिया मैंने इसको? ओके, अब हम यूज करते हैं प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 0। प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 0। ओके, इट मींस एक भी चित नहीं आया उस समय प्रोबेबिलिटी क्या होगी? देखिए बेटा, इसके मेरे पास दो मेथड हो सकते हैं और मैं चाहूंगा कि मैं दोनों मेथड आप तक पहुंचाऊं। उससे आपको अगर एक मेथड में प्रॉब्लम होगा भी तो आप सेकंड मेथड यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक मेथड मैं आपको बताता हूं और वो मेथड सबसे इजी है, आप उस मेथड को ज्यादा यूज करिए। कैसे? एक भी चित नहीं है, आपने सिक्के को उछाला कितना? 2 बार, एक भी चित नहीं है। अब 2 बार उछाला है, लेकिन इन 2 में से किस बार की बात की जा रही है हम ऐसे तो नहीं अभी जानते हैं। तो हमने क्या किया, 2 बार उछाला, 0 बार चित आया, तो मैंने लिखा 2C0। एक्चुअली दिस इज बर्नौली एक्सपेरिमेंट, जो कि हमें 13.4 के बाद पढ़ने को मिलेगा और अच्छे से और डिटेल में, लेकिन उसका यूज यहां करते हैं हम क्योंकि ये इजी रहता है हमको, तो थोड़ा सा यहां पर अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं आप। मैं समझाऊंगा, आप ध्यान से समझिए। एक बार भी चित नहीं आया, टोटल कितनी बार सिक्के को टॉस किया? 2 बार, 2 में से 0 बार चित आया, तो 2C0। इसके बाद मल्टीप्लाइड बाय 0 बार चित आया। जरा गौर से देखें, एक बार चित आने की प्रायिकता कितनी है? P। 0 बार चित आने की प्रायिकता कितनी होगी? P⁻0। फिर से एक बार कि 2 बार उछाला गया, 2 में से 0 बार चित आया, तो 2C0, क्योंकि 2 चांस है ना, 2C0। अब 0 बार चित आया, तो जब एक चित आता है तो उसकी प्रायिकता है P, तो 0 बार चित आने के लिए P⁻0। अब अगर 0 बार चित आया है, सिक्का तो 2 बार उछाला आपने और 0 बार चित आया, तो श्योर है कि 2 बार पट आया ही होगा। एक बार भी चित नहीं आया ना, तो 2 बार पट आया होगा। अब एक बार पट आने की प्रायिकता है Q, तो 2 बार पट आने की प्रायिकता क्या होगी? Q²। ये हमारा एक मेथड है, बर्नौली एक्सपेरिमेंट से आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अभी मैं और क्वेश्चन से सॉल्व करूंगा, आपको मेथड पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। मैं फिर से बता दूं, 2 में से 0 चित है, तो सबसे पहले 2C0 मल्टीप्लाइड बाई एक चित के लिए P, तो 0 चित के लिए P⁻0। अगर 0 बार चित है तो पक्का 2 बार टेल आया होगा, पट आया होगा। एक पट के लिए Q, तो 2 पट के लिए Q²। अब आप इसको सॉल्व करिए। 2C0 NC0 का मान 1 होता है, आप जानते हैं। P 1/2 पावर 0, 1/2 पावर 2 कैलकुलेट होके 1/4 आपको मिलेगा ये, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, probability when random variable is 1. Again you have to use this method. This is very easy method, इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ये तरीका यूज करें और इसको समझें। अब एक बार चित आया है, देखिए फिर से मैं वही बात करूंगा, आपने सिक्के को टॉस कितनी टाइम्स किया है, कितनी बार उछाला है? 2 बार उछाला है। अब 2 में से 1 बार चित आ रहा है। जब 2 में से 0 बार चित आया था तो 2C0, 2 में से 1 बार चित आएगा तो 2C1। सबसे पहले आपको ये लिख लेना है। अच्छा, अब इसके बाद देखिए, एक चित आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? P। और यहां पर कितने चित की बात हो रही है? एक चित की। एक चित आ रहा है और एक चित आने की प्रोबेबिलिटी P है, तो P⁻1, 1 टाइम्स चित ले रहे हैं। अब अगर बेटा एक बार चित आया है तो श्योरली एक बार पट भी आया होगा, क्योंकि सिक्का तो एक ही बार उछाला आपने। अच्छा, एक बार पट आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? Q। एक बार पट आया है, Q⁻1। कैलकुलेट कर लीजिए, NC1 का मान N होता है।
इसके बाद p की वैल्यू 1/2, 1/2 टू द पावर 1, 1/2, q 1/2 टू द पावर 1, 1/2। सॉल्व करिए, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बिकम 1/2। ओके, नाउ प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 2, जब x की वैल्यू 2 होगी उस समय प्रोबेबिलिटी, x की वैल्यू 2 है, इसका मतलब 2 बार चित आया है। उछाला कितनी बार सिक्का आपने? 2 बार, उनमें से चित भी आया 2 बार, 2 बार उछाला और दोनों बार चित आया 2c2, 2 बार उछाल में 2 बार चित आया 2c2। ओके, एक चित आने की प्रायिकता p, यहां तो 2 बार चित आया है तो p टू द पावर 2 कर देंगे। एक बार चित के लिए p तो 2 बार चित आने के लिए p स्क्वेयर, p टू द पावर 2। अब 2 बार उछालने में दोनों बार अगर चित आ गया तो पट कितनी बार आया होगा? तो ये बड़ा सिंपल है कि अगर 2 बार उछाला है और दोनों बार चित आ गया है तो पट तो 0 बार रह गया। एक बार पट आने के लिए q, 0 बार पट आने के लिए q टू द पावर 0। NCN का वैल्यू क्या होगी? 1, p की वैल्यू 1/2, 1/2 का स्क्वायर करेंगे 1/4 मल्टीप्लाइड बाई q टू द पावर 0, 1/2 टू द पावर 0 इज अगेन 1, मीन्स द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 2 इज 1/4। ये प्रोबेबिलिटी निकल करके आ गई। तो प्रोबेबिलिटीज निकल करके आई, इनके क्योंकि रैंडम वेरिएबल्स भी हमको पता है, उनकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज भी हमको मालूम है। सो नाउ वी कैन मेक द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, वी आर एबल टू मेक द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसलिए अभीष्ट प्रायिकता बंटन, अभीष्ट प्रायिकता बंटन, अभीष्ट प्रायिकता बंटन क्या होगा देखें। बिकॉज देयर आर ओनली 3 रैंडम वेरिएबल्स, so I will have to make only 3 boxes here, x and probability of x, 1, 2 and 3। x की वैल्यूज क्या है? 0, 1, 2, तो मैंने x के सामने लिख दिया 0, 1 and 2। उनकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज क्या है? x इज इक्वल टू 0 के संगत प्रायिकता 1/4, x इज इक्वल टू 1 के संगत प्रायिकता 1/2 और x इज इक्वल टू 2 के संगत प्रायिकता 1/4। यहां भी मैंने 1/4 लिख दिया। तो इस तरह से आपने देखा कि ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमारा तैयार हो गया इस क्वेश्चन के लिए। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो भी बना, इज इट करेक्ट और नॉट, ये सही है या ये सही नहीं है, इसके लिए आप एक चेक कर सकते, एक तरीका है आपके पास, आपको भी याद आ रहा होगा कि सभी प्रोबेबिलिटीज का सम करके देखें, अगर 1 आता है तो हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करेक्ट है, अगर 1 नहीं आएगा सो इट इज रॉन्ग एनीवेयर, कहीं ये गलत है, फिर तो चेक करके देखो 1/4 एंड 1/4, 1/2, 1/2 एंड 1/2, 1। ओके, सो अवर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज राइट। मैंने आपको बोला था कि मैं चाहूं तो इसे 2 तरह से आपको लगा के दिखा सकता हूं। तो बेटा ये मेथड हमारा 1 था, जो कि इजी मेथड है, आसान रहेगा। कितना भी बड़ा यहां पर दे दिया जाए, सिक्के को 2 बार उछाला गया है, आप 6 बार उछालिए, 10 बार उछालिए, सबके लिए यह पॉसिबल है। लेकिन हम चाहे तो इस क्वेश्चन को, क्योंकि सिक्के को हमने कम बार उछाला है, तो जब सिक्का 2 बार, 3 बार, 4 बार उछालते हैं तो बहुत ज्यादा लंबी संख्या नहीं है। आप चाहें तो एक और मेथड यूज कर सकते हैं, जैसे आप देखें, सबसे पहले मैं इसका सैंपल स्पेस बनाता हूं, दिस इज मेथड 2। अगर सिक्के को 2 बार उछाला है तो इसका सैंपल स्पेस क्या होगा? सैंपल स्पेस के एलिमेंट्स क्या होंगे? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ सैंपल स्पेस। अब यहां पर हमने देखा x के संभावित मान क्या मिले, x के संभावित मान, सॉरी हम यहां पर देख रहे हैं x क्या था? चितों की संख्या। इसमें मैंने देखा 2 चित, इसमें मैंने देखा 1 चित, इसमें मैंने देखा 1 चित, 2 चित, 1 चित, 1 चित, 0 चित।
हम समझ गए कि दो जगह 1 आया, एक जगह 0, एक जगह 2, तो x के संभावित मान क्या हुए? 0, 1 एंड 2। ओके, अच्छा, अब हम इनकी प्रोबेबिलिटीज निकालते हैं। व्हेन x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 पर प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो बेटा x इज इक्वल टू 0 कितनी जगहों पर है? केवल एक जगह पर। टोटल कितनी कंडीशन है? 4। x इज इक्वल टू 0 एक जगह पर है, इसलिए x बराबर 0 की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/4। प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 1 क्या होगी? प्रोबेबिलिटी 1 कितनी जगह पर आया है? देखिए 1 दो जगह पर आ रहा है। पूरी कितनी कंडीशंस है? 4। 1 कितनी जगह पर है? दो जगह पर, इसलिए प्रोबेबिलिटी हो गई 2/4, 1/2। ओके, नाउ प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 2, जब x की वैल्यू 2 है उस समय प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो बेटा 2 कितनी जगहों पर है? केवल एक जगह पर। टोटल कितनी परिस्थितियां हैं? 4। एक जगह पर 2 है, कुल 4 परिस्थितियां हैं, इसलिए 1/4 प्रोबेबिलिटी होगी। देखिए बिल्कुल वही चीज आ गई। x इज इक्वल टू 0 के संगत प्रायिकता 1/4, x बराबर 1 के संगत प्रायिकता 1/2, x बराबर 2 के संगत प्रायिकता 1/4। फिर से आप ये चित्र बना सकते हैं, आप चाहें तो मैं यहां पर प्रोबेबिलिटीज को फाइंड करने का एक और मेथड आपको बता सकता हूं। आप वो मेथड भी चेक कर लीजिए जरा। यहां से मैं ले लेता हूं प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 0। प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 0, कौन सी कंडीशन है जिसमें प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0 है? ये वाली कंडीशन। प्रोबेबिलिटी व्हेन सैंपल स्पेस का एलिमेंट टी होगा, उस समय प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो बेटा देखें यहां पर दो एलिमेंट हैं, तो मैं यहां पर करूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ टी मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ टी। जब एक ही एलिमेंट में दो अवयव दिखाई दे रहे हो आपको, तो उनकी अलग अलग प्रायिकताएं निकाल करके मल्टीप्लाई करवा देना है आपको। एक एलिमेंट में दो अलग अलग हिस्से दिख रहे हैं, दोनों की अलग अलग प्रायिकता निकालो, मल्टीप्लाई करवा दो उनका। तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी? 1/2। फिर से टेल आने की प्रायिकता 1/2 और सॉल्व करेंगे तो 1/4। आप देखिए इसकी वैल्यू 1/4 आ गई। नाउ प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 1, तो देखिए बेटा प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1 कब है? ध्यान दीजिए दो जगहों पर, HT और TH पर। HT और TH पर है। अब प्रोबेबिलिटी कैसे निकाली जाएगी? तो मैं फिर से आपको बताता हूं। एक एलिमेंट में दो नंबर दिखाई दे रहे हैं, फिर एक एलिमेंट में दो टेल, एक टेल और एक हेड दिखाई दे रहा है। ऐसी सिचुएशन पे क्या करेंगे? एक एलिमेंट में जब एक हेड और एक टेल दिखाई दे रहा है, तो दोनों की प्रायिकताएं निकालकर मल्टीप्लाई करवाइए। तो क्या लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ HT। देखो इसकी प्रायिकता अलग निकाल लीजिए, इसकी प्रायिकता अलग निकाल लीजिए और दोनों को प्लस कर दीजिए। आप सोचेंगे अभी तो बोल रहे थे मल्टीप्लाई करिए। हाँ बेटा, जब कॉमा वाली जगह पर प्लस लगाइए, जो एक साथ है उनमें मल्टीप्लाई आपको करना है। जैसे मैं यहां पर बताऊं प्रोबेबिलिटी ऑफ H मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ T प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ T मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ H। मैं ये बताना चाहता हूं कॉमा जहां लगा है वो प्लस रहेगा, जहां मल्टीप्लीकेशन है वहां मल्टीप्लीकेशन, जहां पर एक साथ लिखे हैं नंबर सॉरी वहां मल्टीप्लीकेशन होगा। तो एक साथ लिखे नंबरों के साथ मल्टीप्लीकेशन, कॉमा से अगर नंबर अलग हुए हैं तो फिर प्लस कर दिया जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करिए। देखिए हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 प्लस टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, हेड आने की 1/2। दिस इज 1/4 प्लस 1/4, 1/4 plus 1/4, it is again 1/2. Similarly, you can find the probability when x is equal to 2. x is equal to 2 कौन सी जगह पर मिला है आपको? HH पर मिला आपको, तो HH वाली जगह पर
कैसे प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे? फिर से देखिए, क्या कहीं कॉमा आया? नहीं। तो क्या कहीं प्लस आएगा? नहीं। एक ही एलिमेंट के दो पार्ट यहां पर दिखाई दे रहे हैं, एक साथ है, तो मल्टीप्लाई करना है। प्रोबेबिलिटी फॉर हेड मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी फॉर हेड। हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2 इंटू 1/2, दिस इज अगेन 1/4। तो बेटा आप देखें, यहां पर मैंने कितने तरह से आपको कैलकुलेट करके दिखाया। हालांकि मैं अधिकतर ये मेथड यूज करूंगा, क्योंकि ये जो बेटा मेथड्स हैं ये तभी पॉसिबल है जब आप सैंपल स्पेस बना लेंगे। अब अभी सिक्के दो उछाले गए हैं या एक सिक्का दो बार उछाला गया है, तो सैंपल स्पेस आपने बड़ी आसानी से बना लिया। लेकिन अगर यही सिक्का 10 उछाले जाएंगे, 12 सिक्का उछाले जाएंगे, 20 सिक्के उछाले जाएंगे, तो सैंपल स्पेस बनाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। उस समय आप ये वाले मेथड यूज नहीं कर सकते हैं, उस समय ये मेथड ही आपके काम आएगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट की ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट क्या रहेगा। सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का मैं यहां से थोड़ा सा इस तरह से इरेज कर लूंगा, शायद उससे कुछ मैच कर जाए। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे हम। देखिए, सेकंड पार्ट पे लिखा हुआ है, 3 सिक्कों को एक साथ एक बार उछालने पर पटों की संख्या का प्रायिकता बंटन बनाना है। 3 सिक्कों को एक साथ एक बार उछालने पर, 3 सिक्कों को एक साथ एक बार उछालने पर 3 सिक्कों को एक साथ एक बार उछालने पर, 3 सिक्कों को एक साथ एक बार उछालने पर पटों की संख्या, पटों की संख्या, इसका आपको प्रायिकता बंटन तैयार करना है। अतः x के संभावित मान, अब आप फिर से देखें इस वाले क्वेश्चन में क्या किया है, 3 सिक्के हैं, एक बार उछाला। बेटा आप 3 सिक्के एक बार उछालो या एक सिक्का 3 बार उछालो, एक ही बात है। 3 सिक्के एक साथ एक बार उछाला, पटों की संख्या। आप थोड़ा सा सोचिए, अगर 3 सिक्के एक साथ आपने उछाला है तो क्या क्या संभावनाएं हैं पटों की संख्या के बारे में। हो सकता है कि तीनों सिक्कों में चित आ जाए, इसका मतलब एक भी पट ना आए, 0 पट आए। हो सकता है 3 में से 1 में पट आ जाए, हो सकता है 2 में पट आ जाए, हो सकता है तीनों में पट आ जाए। ये संभावनाएं हैं कि 3 सिक्के जो आपने उछाले हैं उनमें से एक भी सिक्के में पट ना आए, एक सिक्के में पट आ जाए, 2 में आ जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि तीनों सिक्कों में पट आ जाए। किस्मत बहुत जोरदार है तो ऐसा भी हो सकता है कि तीनों सिक्कों में पट आ जाए। अब इनके लिए हमको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तैयार करना है, तो सबसे पहले तो प्रायिकता चाहिए। हम पट की संख्या की बात हो रही है, तो सिक्के पर पट आने की प्रायिकता क्या होगी? सिक्के पर एक पट आने की प्रायिकता क्या होगी? एक पट आने की प्रायिकता, सबसे पहले हम इसको लिख लिया करेंगे, क्योंकि सिक्के पर पट आने की बात हो रही है। हम कैसे समझ गए कि मुझे यही चाहिए? क्योंकि क्वेश्चन में सिक्के पर पट आने की बात हो रही है, इसलिए हम सिक्के पर पट आने की प्रायिकता निकाल लेते हैं। सिक्के पर पट आने की प्रायिकता को P मान लो, आप सभी जानते हैं 1/2 होती है। अब सिक्के पर अगर पट नहीं आया, चित आया, तो चित आने की प्रायिकता क्या होगी? सिक्के पर चित आए या पट आए, दोनों के लिए प्रोबेबिलिटी 1/2 ही होती है, तो प्रोबेबिलिटी 1/2 आ जाएगी। अब हम सॉल्व कर सकते हैं। अब संगत प्रायिकताएं चाहिए। प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 0 मीन्स जब 0 पट आए हैं, क्योंकि पटों की संख्या की बात हुई है, तो 0 पट, 1 पट, 2 पट, 3 पट।
तो अगर 0 पट आए हैं तो उस समय प्रोबेबिलिटी क्या होगी? देखिए ध्यान से। अब सबसे पहले फिर से मुझे बताइए, आपने कितने सिक्के उछाले हैं? आंसर है 3 सिक्के उछाले हैं। कितने पट की बात हो रही है? 0 पट की। 3 सिक्कों के उछाल में 0 पट आए हैं। तो सबसे पहले क्या करिए? 3C0। 3 सिक्कों को उछाल में 0 पट हैं, 3C0। अब बेटा अगर 0 पट हैं तो 1 पट आने की प्रोबेबिलिटी तो P है, 0 पट आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? P⁻0। अब 3 उछालों में अगर 0 पट आए हैं तो चित्त कितने आए होंगे? 3। क्लियर है आपको? एक चित्त के लिए प्रायिकता Q, तो 3 चित्तों के लिए प्रायिकता Q⁻3। इसे कैलकुलेट करना है आपको। 3C0 NC0 की वैल्यू होती है 1, P⁻0 की वैल्यू 1, Q 1/2⁻3 1/8। तो ये आ गई 1/8 प्रोबेबिलिटी। नाउ प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 1, 1 पट आने की प्रायिकता। कितनी बार सिक्के उछाले? कितने सिक्के उछाले हैं? 3। 3 में से 1 पट आ रहा है। 3 सिक्कों में से 1 पट के लिए सबसे पहले मुझे लिखना है 3C1। 3 में से 1 पट के लिए 3C1। अब 1 क्या आया? पट। 1 पट के आने की प्रोबेबिलिटी P है। 1 पट है तो P⁻1। अब बेटा 3 सिक्कों में से अगर 1 पट है तो श्योर है कि 2 क्या होंगे? चित्त होंगे। 1 चित्त के लिए Q, तो 2 चित्तों के लिए Q⁻2। ये हो जाएगा। 1 पट के लिए P, तो P⁻1। एक ही पट था क्योंकि। 1 चित्त के लिए Q, यहां तो 2 चित्त है इस कंडीशन में, तो Q⁻2। 3C1 NC1 की वैल्यू होती है N, तो 3 इंटू P⁻1 की वैल्यू P मीन्स 1/2, Q⁻2 1/2 1/4। ये हो गया 3/4, 2s are 8, 3/8। नाउ प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 2, 2 पट के लिए सिक्का 3 उछाले गए हैं। अब 3 में से 2 के लिए तो सबसे पहले क्या लिखना? 3C2। 3 में से 2 पटों के लिए। अब 2 क्या है? पट। 1 पट के लिए 1/2, तो 2 पट के लिए 1 पट के लिए P, तो 2 पट के लिए P²। अब 3 में से अगर बेटा 2 पट आए होंगे तो चित्त कितने होंगे? 1। तो 1 चित्त के लिए प्रोबेबिलिटी क्या है? Q, तो Q⁻1 1 चित्त है केवल। 3C2 शॉर्ट मेथड लगाएंगे, 3 इंटू 2/2 इंटू 1, P⁻2 1/2 1/4, Q⁻1 1/2। सॉल्व करिए। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 बचा ऊपर, नीचे 8, तो 3/8। द प्रोबेबिलिटी इज अगेन 3/8। नाउ प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3, 3 पट आने की प्रोबेबिलिटी। सिक्के 3 उछाले गए हैं। अब 3 सिक्कों में 3 पट, उसके लिए कंडीशन 3C3। सबसे पहले 3C3, 3 सिक्कों में 3 पट। अब 1 पट 3 पट है। हमने देखा कि 1 पट के लिए तो P है, तो 3 पटों के लिए P⁻3। अब अगर 3 सिक्के थे, तीनों में पट आ गया है, तो चित्त कितने होंगे? 0। 1 चित्त के लिए Q, तो 0 चित्त के लिए Q⁻0। ठीक है, इसे सॉल्व करिए। NCN की वैल्यू होती है 1, P⁻3 मीन्स 1/2⁻3 1/8, Q⁻0 मीन्स 1, so it is 1/8. So these are the probability corresponding to the random variable. Now we are able to make the probability distribution of this data. बना लेते हैं। कैसे टेबल बनेगी, उसमें x और प्रोबेबिलिटीज की वैल्यूज लिखी जाएंगी। मैं इसी में थोड़े से चेंजेस कर देता हूं।
ताकि कम समय में हमारा काम हो जाए। ऐसे इस बार आपका जो रैंडम वेरिएबल है वो कितने हैं? 0 1 2 3, 0 1 2, एक और बढ़ जाएगा 3। प्रोबेबिलिटीज क्या है उनसे रिलेटेड? x इज इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी है 1/8, 1/8। x इज इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी 3/8। x इज इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी इज अगेन 3/8। x इज इक्वल टू 3 के करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी 1/8। आप देख सकते हैं बेटा, ये हमने क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तैयार कर दिया है और ये रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रायिकता बंटन है क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट पे। आप फिर से एक बार चेक कर सकते हैं कि क्या ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमारा सही है या गलत है। कैसे चेक करेंगे? वही तरीका, प्रोबेबिलिटीज को जोड़िए और देखिए कि क्या 1 आ रहा है। 1 3 4, 4 3 7, 7 1 8, 8/8 1 हो जाएगा। तो इट मीन्स हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, हमारा प्रायिकता बंटन बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये 4th का सेकंड पार्ट हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पार्ट पे चलते हैं और उसका प्रायिकता बंटन मैं आपको बना के दिखाता हूं। ठीक है, तो थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं। थर्ड पार्ट, यहां पर भी मैं थोड़ा सा कुछ चीजें साफ करूंगा ताकि मेरा काम थोड़ा जल्दी से हो जाए। आप इन सब चीजों को नोट कर लिया करें ताकि अगर आप कहीं भी भूलें तो आप फिर से देख सकें। 4th का थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं। क्वेश्चन पढ़ता हूं, ध्यान से सुनिए। एक सिक्के की 4 उछालों में चितों की संख्या का प्रायिकता बंटन क्या होगा? एक सिक्के की 4 उछालों में, आज जो एक सिक्का है वो 4 बार उछाला गया है, तो यादृच्छिक चर के बारे में क्या जानकारी मुझे दी गई? एक सिक्के की 4 उछालों में, एक सिक्के की 4 उछालों में चितों की संख्या, एक सिक्के की 4 उछालों में चितों की संख्या, ये हमारा यादृच्छिक चर की बारे में जानकारी हमको दी गई है। तो x के संभावित मान पहले क्लियर कर लेते हैं, क्या होंगे x के संभावित मान क्या होंगे? तो आपने एक सिक्के को 4 बार उछाला है ना, और 4 बार उछालोगे, हर बार आपको चित गिनने हैं उसके। ठीक है, क्या संभावनाएं हैं बेटा? हो सकता है कि जब आपने सिक्के को 4 बार उछाला और चित आपने काउंट किया, तो हो सकता है 4 बार उछालने पर एक भी चित ना आए, ऐसा हो सकता है। 0 चित आए, या 4 बार उछालने पर 1 चित आ जाए, 3 पट आए। हो सकता है 4 बार उछालने पर 2 चित आ जाएं, हो सकता है 4 बार उछालने पर 3 चित आ जाएं, और ऐसा भी हो सकता है कि सिक्के को 4 बार उछालने पर 4 बार चित आ जाए, 4 के चारों बार हेड आपको मिल जाए। तो ये है x के संभावित मान। अब क्योंकि फिर से चित और पट की ही बात हो रही है, तो एक चित आने की प्रायिकता 1/2 और एक पट आने की प्रायिकता 1/2, ये हम लिखा हुआ है पहले से। फिर से यहां पर प्रोबेबिलिटीज मैं कैलकुलेट करूंगा, सॉरी यहां पर 4 आएगा। x इज इक्वल टू 0 पर प्रोबेबिलिटी क्या होगी? हमको चित ढूंढने हैं, ध्यान रखिएगा। अब मुझे बताइए, इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए, मुझे बताएं सिक्का कितनी बार आपने टॉस किया? आंसर है 4 बार। उन 4 में से 0 बार क्या? चित। ध्यान से देखें, यहां लिखा है, पट नहीं लिखा है, चित लिखा है। 4 में से 0 बार चित, तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा? 4C0। अब 0 बार क्या? आंसर है चित। एक चित के लिए Q, तो 0 बार चित के लिए Q⁴। अब 4 उछालों में अगर 0 चित हैं तो पट कितने होंगे? पूरे 4। एक पट के लिए P, तो 4 पटों के लिए P⁴
4। क्लियर? इसे नोट सॉल्व कर लीजिए आप। NC0 की वैल्यू होगी 1, Q टू द पावर 0 इज अगेन 1, P टू द पावर 4, P इज 1/2, 1/2 टू द पावर 4 करेंगे 1/16। Then the probability when x is equal to 0 will be equal to 1/16। x is equal to 1 पर प्रोबेबिलिटी क्या होगी? x is equal to 1 का क्या मतलब है? कितनी बार सिक्का उछाला गया? 4 बार। 4 में से एक बार क्या? चित या पट? तो आंसर है पट नहीं चित। यहां देखिए क्या लिखा है चित। तो 4 में से एक बार चित, तो 4C1। एक बार क्या? चित। एक बार चित आने के लिए Q, तो Q टू दी पावर 1 एक बार चित के लिए। अब 4 में से अगर एक बार चित आया है तो 3 बार श्योरली पट आया होगा। एक पट के लिए P है तो 3 बार पट के लिए PQ। सॉल्व कर लीजिए। 4C1, NC1 की वैल्यू N, Q टू दी पावर 1 मीन्स 1/2, P टू दी पावर 3 means 1/2 to the power 3, it is 1/8 means 4/16। probability x is equal to 2। 4 बार उछाला गया, 2 बार क्या? चित, तो 4C2। अब 2 बार चित है, एक बार चित के लिए Q, तो 2 बार चित के लिए Q²। अब बेटा अगर 4 में से 2 बार चित आया होगा तो श्योर है कि 2 बार क्या आया होगा? पट। एक बार पट के लिए P, तो 2 बार पट के लिए P²। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप वैल्यूज लिख के कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आप इसमें NCR ना आए, आप NCR का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल R इंटू फैक्टोरियल N-R। ये फॉर्मूला भी आप लगा के मान निकाल सकते हैं। ये अब आप कैलकुलेट करेंगे। प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 मींस सिक्का कितनी बार उछला? 4 बार। लेकिन ये 3 का क्या मतलब? 3 बार चित है, चित है, तो 4 में से 3 बार चित, 4C3। 3 बार चित। एक बार चित के लिए Q, तो 3 बार चित के लिए Q टू दी पावर 3। अब बेटा अगर 4 में से 3 बार चित होगा तो जाहिर सी बात है एक बार पट होगा, और एक बार पट के लिए क्या है? P टू दी पावर 1। आप फिर से इनकी वैल्यूज लिखिए। 4C3 को सॉल्व करिए, क्या होगा? 4 इंटू 3 इंटू 2 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1। 4C3 का शॉर्ट मेथड। Q क्यूब, Q 1/2 क्यूब करेंगे 1/8, P टू दी पावर 1 1/2। 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 कैंसिल हो गया, 4 ऊपर रहेगा, 8 2 16, 4/16। यहां पर 4C2 को कैसे कैलकुलेट करेंगे? 4 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 1, Q² 1/4, P² इज अगेन 1/4। 4 से 4 कैंसिल हो गया, या आप चाहें मत कैंसिल करें तो 16 के टर्म्स में वैसे बन जाएगा, लेकिन चलिए आप जैसा भी समझें। 4 अगर नहीं कैंसिल करेंगे तो 4 3 12 अपॉन 4 4 16 2 32, तो 12/32 वैल्यू आ जाएगी यहां पर, यहां 4/16। इसके बाद x इज इक्वल टू 4 के लिए हमने कैंसिलेशन नहीं किया, यहां पर ऐसे निकाला। आप अगर 16 से टर्म बनाना चाहते हैं, क्योंकि सबका डिनोमिनेटर में 16 है, यहां पर भी हम बना लेते हैं, 2 से कैंसिल कर देते हैं। 2 6 12, 16 2 32, 6/16। ओके, x इज इक्वल टू 4। सिक्के को 4 बार उछाला और चारों बार चित के लिए, तो 4 में से 4 बार 4C4। अब 4 बार क्या? चित। एक चित के लिए Q, 4 बार चित के लिए Q टू दी पावर 4। अब बेटा 4 में से अगर चारों बार चित आया होगा तो पट कितनी बार आया होगा? 0 बार। एक पट के लिए P,
तो 0 पट के लिए p टू द पावर 0, NCN की वैल्यू 1, q टू द पावर 4, 1/2 टू द पावर 4, इट इज 1/16, p टू द पावर 0, 1/2 टू द पावर 0, 1/16। अब फिर से आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तैयार कर सकते हैं क्योंकि सबकी प्रोबेबिलिटीज हमने निकाल ली हैं। मैं इसी में फिर से नोट कर दूंगा ताकि हमारा समय बच जाए। ये 3 तक यहां था, हमको तो 4 तक चाहिए आज, तो एक बॉक्स मैं और बना लेता हूं और आप देखें आपका जो रैंडम वेरिएबल है 0, 1, 2, 3, 4 तक है, उनकी प्रोबेबिलिटी 0 की करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी 1/16, 1 के लिए 4/16, 2 के लिए 6/16, 3 के लिए 4/16 और 4 के लिए 1/16। ये फिर से हमारा अभीष्ट प्रायिकता बंटन तैयार हो गया। आप चाहें तो ये कंफर्म करने के लिए कि हमारा प्रायिकता बंटन सही है या सही नहीं है, आप फिर से चेक कर सकते हैं। कैसे? प्रोबेबिलिटीज को जोड़ करके चेक कर सकते हैं। तो चलिए जोड़ करके देख लेते हैं क्या 1 आएगा। 1 4 5, 5 6 11, 11 4 15, 15 और 1 16/16। अब 16/16 कितना होता है? 1। तो सभी प्रोबेबिलिटीज का सम कितना आ गया? 1। इसका मतलब है कि हमारा प्रायिकता बंटन बिल्कुल सही है। इस तरह से आपने देखा कि हमने कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व किए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 के तीनों पार्ट्स हमने सॉल्व किए। आप चाहें तो क्वेश्चन नंबर 5 या उससे आगे आप ट्राई कर सकते हैं। बहुत आसान है प्रोबेबिलिटी को फाइंड करने का, ये एक मेथड आप यूज करिए। ये सबसे बेसिक मेथड है, सबसे अच्छा है। आप चाहे जितनी बार सिक्के उछालेंगे, प्रोबेबिलिटी बड़ी आसानी से यहां से आपको निकल के मिलती है। तो प्रोबेबिलिटी के एक्सरसाइज 13.4 में आज हम लोग यहीं तक सिर्फ रखेंगे। आगे जो भी हमारी एक्सरसाइज का पार्ट है उसे हम नेक्स्ट लेक्चर पे करेंगे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 4 के 3 पार्ट तक ही रखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर पे मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। ओके, थैंक यू।